कल हमने सैटेलाइट टॉपिक स्टार्ट किया था, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं किया था हमने। बहुत कम ही उसके बारे में पढ़ा था, सैटेलाइट के बारे में। आज फिर से हम सैटेलाइट को पढ़ते हैं। ठीक है। सैटेलाइट सैटेलाइट यानी कि उपग्रह होता क्या है? सैटेलाइट यानी उपग्रह होता क्या है? सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट इज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स पेरेंटल बॉडी, यानी कि वह पिंड जो अपने पेरेंटल बॉडी के आसपास घूमता है उसे ही हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स पेरेंटल बॉडी। ठीक है। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट कोई भी एक पिंड होता है जो कि किसी अपने पेरेंटल पिंड के आसपास घूमता है। ठीक है। सैटेलाइट वो अब सैटेलाइट एक तो होती है मैन मेड यानी कृत्रिम, और होती है नेचुरल। मैन मेड कौन सी होती है? जैसे हम पृथ्वी से प्रक्षेपित करते हैं। और नेचुरल कौन सी होती है? जो हमें पहले से ही मिली हुई है। जैसे पृथ्वी को क्या मिला हुआ है? मून। पृथ्वी को क्या मिला हुआ है? मून। मून यानी कि चंद्रमा एक सैटेलाइट है किसका? पृथ्वी का। ऐसे ही और बहुत सारे ग्रह हैं। बुध यानी बुध है, उसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। शुक्र के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। पृथ्वी से स्टार्ट होके आखिरी तक वरुण तक जाता है, उन सबके पास सैटेलाइट है। ठीक है। गैनीमेड, फोबोस, डीमोस हैं, ये सारे सैटेलाइट हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने जो भी उनका ग्रह है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। मैन मेड सैटेलाइट किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनी वेस्ट करें, क्योंकि एक मैन मेड सैटेलाइट भेजने में करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। इसलिए हमें हमारा कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, इसलिए हम मैन मेड सैटेलाइट भेजते हैं। जैसे हमें वेदर फोरकास्ट करनी है, या फिर हमें किसी पे नजर रखनी है, या हमें नेविगेशन करना है, और भी कई सारी, यानी हमें समुद्र वगैरह की जानकारियां चाहिए, या दूसरे ग्रह की जानकारियां चाहिए, यानी कि मून यानी चंद्रमा है, और मंगल ग्रह वगैरह, सूर्य, इन सब की हमें जानकारियां चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट को भेजते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट किसने भेजी? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने सबसे पहले 1957 में सैटेलाइट को भेजा। उसके बाद से सैटेलाइट भेजने का एक क्रम सा स्टार्ट हो गया। सबसे पहले किसने भेजा? यूएसएसआर ने, यानी सोवियत संघ ने। फिर फिर भेजा नासा ने, अमेरिका ने। इसके बाद में भी स्लो स्लो तरीके से जो भी सैटेलाइट भेजी जा रही थी, लेकिन 2010 तक लगभग 1000 सैटेलाइट भेजी गई। यानी 1957 से लेके 2010 तक लगभग 1000 सैटेलाइट भेजी गई। लेकिन 2010 से लेकर 2021 तक लगभग 7000 सैटेलाइट भेज दी गई। और अभी रिसेंटली 2-5 साल में तो हर साल 1800 सैटेलाइट भेज दी जाती है। अब इतनी सारी सैटेलाइट जाती कहाँ है? इससे क्या क्या प्रॉब्लम स्टार्ट होगी? हम भेज तो रहे थे, अभी तो जो भी विकसित देश है या जो विकासशील देश हैं वही सिर्फ सैटेलाइट भेज रहे हैं। अभी तो ये समझ लो सारे देश भेज भी नहीं रहे। कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी उनके खाने के ही नहीं है, सही से खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, वो कैसे सैटेलाइट भेजेंगे? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी दुनिया यानी विश्व के लगभग जितने भी देश हैं 210, उनमें से अगर 150 देश भी अपनी सैटेलाइट भेजने लग जाएंगे तो क्या होगा? कि पृथ्वी के चारों तरफ सिर्फ सैटेलाइट हमें दिखाई देंगे। अभी तो कुछ ही देश है जिनके पास सैटेलाइट भेजने की सिर्फ क्षमता है। यानी कि अभी लगभग 20 देश होंगे जिनके पास
सैटेलाइट भेजने की क्षमता है, और ह्यूमन भेजने की क्षमता तो अभी 4-5 देशों के पास ही है। सैटेलाइट भेजने की क्षमता ज्यादा देशों के पास है। ठीक है, अभी इतने ही लोग, इतने ही देश सिर्फ सैटेलाइट भेज रहे हैं, आगे ज्यादा देश भेजेंगे तो क्या होगा। मतलब एक एक जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक घना सैटेलाइट का वो बेस्ट सा बेस्ट मतलब इकट्ठा सा हो जाएगा। यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एक बेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट तो कभी पृथ्वी पर आती नहीं है, क्योंकि एक बार वो अपनी ऑर्बिट में स्थापित कर दी गई तो वो घूमती रहती है, भले ही उससे हमें जानकारियां मिले या ना मिले। यानी कि हमें क्या है, जानकारियां मिले या ना मिले, जानकारी हमें क्यों कैसे मिलती है, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट, कैमरा, बैटरी और जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस जिस पर्पस के लिए सैटेलाइट डिजाइन किया गया है उसी पर्पस के लिए वो काम करता है। यानी कि वेदर फोरकास्ट के लिए उसमें बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि क्या पृथ्वी की क्या गतिविधियां चल रही हैं, उसके हिसाब से हमारी जो वेदर है वो फोरकास्ट की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटरी हमेशा ही चलती रहे। हालांकि उसमें अब सोलर पैनल लगा के भेजा जाता है जिससे कि उसकी मतलब लाइफ ज्यादा हो जाती है, लगभग 4-5 साल, कभी 10 साल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम नहीं चलती। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो अपनी मतलब जो सैटेलाइट है उससे जानकारियां मिलना समाप्त हो जाता है और सैटेलाइट हमारे लिए क्या वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर सैटेलाइट को रिपेयर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि एक तो ये घूम रहे हैं, यानी एक तो ये घूम रहे हैं और कभी कभी क्या ये बहुत छोटे भी होते हैं, जिससे कि इन्हें इन्हें क्या है रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्हें रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, प्लस इन्हें रिपेयर करने के लिए किसी न किसी को जाना पड़ेगा। और अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही अंतरिक्ष स्टेशन है। यानी एक ही हमारे पास अभी तक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसपे बारी बारी से कभी मतलब रसिया के लोग जाते, कभी अमेरिका के लोग जाते। तो वो दूसरे देशों की सैटेलाइट क्यों सही करेंगे, वो अपनी सैटेलाइट सही करते हैं। इंडिया के पास अभी उधर जाने की मतलब परमिशन नहीं है एक तरीके से। इसलिए ज्यादातर क्या होता है कि सैटेलाइट खराब हुई तो यानी उनसे जानकारी मिलना बंद हो गया, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो हम दूसरी सैटेलाइट उनकी जगह पे हम लॉन्च कर देते हैं जिससे कि हमें वही चीजें, वही जानकारियां मिलती रहें। इससे एक जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ एक बेस्ट का क्राउड सा हो रहा है। यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट, लगभग 8,000 सैटेलाइट, यानी कि 8,000 सैटेलाइट अभी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसमें से 7,000 सैटेलाइट वेस्ट है, यानी कि जो कि खराब हो चुके हैं, और वो हमारे किसी काम के नहीं है। यानी हमें उनसे कोई जानकारियां नहीं मिल रही है तो हमारे वो किसी काम के नहीं है। जैसे कि मून हमारे क्या काम का है, सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखने के लिए यूज होता है। बाकी क्या है, उसका कोई मतलब ऐसा कोई खास काम तो है नहीं कि मून से हमें कुछ होता हो। हाँ, हमारे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, यानी कि टाइड्स आते हैं, ऐसे थोड़े बहुत का मतलब उसके जो उसकी जो आकर्षण शक्ति है उससे कुछ होता है, लेकिन वो हमारे ज्यादा काम का नहीं है। चलो ये देखते हैं कि सैटेलाइट वर्क कैसे करता है, मतलब कि कोई भी सैटेलाइट घूमता क्यों है। एक एक ये है, ये अर्थ है, ये इसका सैटेलाइट यानी मून है, ये घूम रहा है, ये क्या है, मून। मून घूमता क्यों है? क्योंकि इसे एक फोर्स बांधे हुए है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से कहां तक लगता है, वो
पृथ्वी के केंद्र से मून के केंद्र यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की तरफ लगता है, यानी ये यहां पे लगता है। एक और फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसे सामने की तरफ ले जाने के लिए होता है। यानी कि अगर सेंट्रीपिटल, जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों होते सेम है, यानी इन दोनों का जो मान होता है वो बराबर होता है, लेकिन इनकी जो प्रकृति होती है यानी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या है, ये कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल, और ये कौन सा है, पिटल। ये सेंट्रीफ्यूगल है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि ये जो सैटेलाइट है इसे घुमाने के लिए, यानी कि घुमाने के लिए ये वर्क करता है। ये क्या करता है कि ये इसे चाहता है कि ये सीधी डायरेक्शन में जाए, तो ये दोनों प्रकृति में बराबर होते हैं। इसी की वजह से जो भी सैटेलाइट है वो घूमती है, अपनी कक्षा में घूमती है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिलता कैसे, ये हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में मिलता है, यानी ग्रेविटी के रूप में मिलता है। अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक, अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक एक फोर्स लगता है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो कि हमें ग्रेविटी के रूप में मिलता है, जो कि इसे घुमाने के लिए पर्याप्त होता है। यानी इसे घुमाने के लिए कौन सा फोर्स पर्याप्त होता है, ग्रेविटी। ये सारे जो सैटेलाइट हैं पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इन पे एक फोर्स यानी ग्रेविटी वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ घूम रहे हैं। ऐसा ही फोर्स जो हमारा सन है, जो सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यानी सन के जो चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये भी ऐसा ही है। सन है जो सूर्य है, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। या सूर्य और दूसरा कोई भी यहाँ पे मंगल ग्रह है, इसके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स का काम क्या है कि जो ग्रह है यानी जो प्लैनेट है उसे घुमाना, यानी कि उसे अपने ऑर्बिट में स्थापित किए रहना। अगर ये फोर्स इसमें लगना बंद हो जाए तो ये क्या होंगे, ये सीधी रेखा में जाते जाएंगे, यानी कि ये ऐसी एक रेखा में चले जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो काम क्या है कि वो सीधी डायरेक्शन में चले जाएंगे। अभी क्या कर रहा है ये काम, अभी ये सिर्फ इसे अपने कक्षा में बनाए रखने का काम कर रहा है। क्यों, जो हमने पढ़ा था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, हमेशा एक फोर्स लगता है जो कि उसके डायरेक्शन को बनाए रखता है। जो कौन सा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है कि इसे घुमाने का काम कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा तो ये प्लैनेट क्या है, सीधा चला जाएगा, यानी कि सीधा चला जाएगा। अब यही बोलते हैं लोग कि अगर मतलब कि ये ग्रह घूम नहीं रहे हो, यानी प्लैनेट जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा रहे हो, तो ये क्या होगा, मतलब ऐसा तो कुछ होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। ग्रेविटी सन जब तक पावरफुल रहेगा, यानी कि सन जब तक इन लोगों से ज्यादा मास और ज्यादा ग्रेविटी वाला रहेगा तो ये अपने चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स को घुमाता रहेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब सन तो डिके हो रहा है, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये सन डिके होके एक ड्वार्फ प्लैनेट में बदल जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। जब क्या होगा कि सारे जो इसके सन के जो प्लैनेट्स हैं ये भी ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी निकलेगी कि ये सारे ब्लास्ट हो जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा, वो समय कब आएगा, आज से लगभग 10 मिलियन वर्ष बाद आएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आते हैं। ये सैटेलाइट है,
ये सैटेलाइट और ये अर्थ है, तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कहां से मिल रहा है? ग्रेविटी से मिल रहा है। ठीक है, अब लोग पूछते हैं कि इसे एनर्जी कहां से मिलती है, मून को एनर्जी कहां से मिलती है, यानी कि मून है या सैटेलाइट है, इसे एनर्जी कहां से मिलती है? आपने कभी सुना है कि जो चंद्रमा पर फ्यूलिंग की गई हो, यानी कि चंद्रमा का जो मतलब कि फ्यूल है वो खत्म हो गया हो और पृथ्वी से कोई सैटेलाइट या कोई रॉकेट गया हो जो उसे फ्यूल अप किया हो उसे? लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इन्हें फ्यूल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें यानी कि इन्हें घूमने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, ग्रेविटी ही इन्हें घुमा रही है। यही बाकी सैटेलाइट के साथ होता है, यानी कि जो हम यहाँ से जो पृथ्वी से प्रक्षेपित करते हैं, जब तक कि उनके कैमरा बैटरी वगैरह जो भी उन पे लगे हुए उपकरण वर्क करते हैं, जब तक हमें उनसे जानकारियां मिलती रहती है। जैसे ही उनने वर्क करना बंद कर दिया, हमें जानकारियां मिलना बंद हो जाती है, और वो घूमते तो हमेशा ही रहते हैं जब तक कि उन पे ग्रेविटी वर्क करती रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है ऑर्बिटल स्पीड। ये सारी चीजें हो गई। एक होता है ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल दो, इसे बोलते हैं अक्षीय वेग। कक्षीय वेग, कक्षीय कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग जो भी सैटेलाइट है उसे अपनी कक्षा में घुमाने के लिए जिस वेग की, मतलब जैसे जिस वेग की हमें जरूरत होती है वो क्या होता है? कक्षीय वेग होता है। यानी कि हमने कोई सैटेलाइट यहाँ से प्रक्षेपित की, यानी पृथ्वी से हमने उसे लॉन्च किया, और वो किस स्पीड में घूमेगी, किस पाथ पर घूमेगी, यानी किस ऑर्बिट पे घूमेगी, ये सब क्या डिसाइड करता है? उसका कक्षीय वेग, यानी कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिसाइड करती है। अब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती कितनी है? इसे हम v0 यानी v ऑर्बिट से डिनोट करते हैं। इसका मान क्या होता है? gm अपॉन r प्लस का h। v0 क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी या वेलोसिटी, और g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ अर्थ। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। r प्लस h क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, ये चीजें हैं। तो v0 की यहां से हमें वैल्यू मिल सकती है, यानी कि g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11। m इसका जो हमारी पृथ्वी है इसका मास कितना है? 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, अब इसकी रेडियस कितनी है? 6378, ये भी हमें पता है। तो यो इसकी v0 की वैल्यू आती है, वो कितनी आती है? v0 की वैल्यू आती है 7.91 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। तो ये इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है। अब एक होती है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या होगी कि वो अपना जो उस पे फोर्स लग रहा है इसे पार कर जाए, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पार कर जाए, एस्केप कर जाए। यानी कि कोई भी सैटेलाइट है पृथ्वी पे किसकी वजह से घूम रहा है, ग्रेविटी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, लेकिन ये इसे पार कर जाए तो क्या बोलेंगे कि वो अपनी कक्षा को तोड़ते हुए निकल गया, यानी कि एस्केप कर गया। तो एक इसकी क्या होगी, एक एस्केप वेलोसिटी होगी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो हम देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी वी बराबर होती है v0√2 और इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, v बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि हम किसी भी सैटेलाइट को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा स्पीड से लॉन्च करेंगे तो वो क्या होगा, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, उसे पार करते हुए अंतरिक्ष में चला जाएगा। यानी कि वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। अंतरिक्ष में क्या करेगा, अंतरिक्ष में क्या पता क्या करेगा जाके, यानी वो अंतरिक्ष में जाके और जैसे और भी जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के पार्ट है, वैसे ही जाके वो भी शायद रिवॉल्व करने लग जाए या कुछ भी करने लगे। यानी ये जो पृथ्वी की वेलोसिटी है उसे तो पार कर जाएगा। लेकिन अब सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं पृथ्वी से, लॉन्च करते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लेस देन v होती है और ग्रेटर देन v0 होती है। यानी कि जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं पृथ्वी से उसकी वेलोसिटी जो ऑर्बिटल स्पीड है उससे ज्यादा होती है और एस्केप वेलोसिटी से कम होती है। तो ये क्या करता है कि बीच में लटका रहता है और फिर ये घूमना स्टार्ट कर देता है पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। चलो अब जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट है इसमें एनर्जी खत्म हो जाती है, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इसमें एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, यानी जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो जिसमें एनर्जी यानी कि जो हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, तो ये अपने जो भी ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसे मतलब ऐसे जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी बैटरी को घूमने के लिए, बैटरी को एनर्जी नहीं मिलती है। बैटरी से एनर्जी जो उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें चलाने के लिए एनर्जी मिलती है, ना कि इसे घुमाने के लिए। यानी कि इसे घुमाने के लिए हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हर एक सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों तरफ घुमाता है। ठीक है, अब क्या सैटेलाइट पृथ्वी पर गिर सकती है? बिल्कुल, जो सारी सैटेलाइट है वो पृथ्वी पर गिर ही रही है लेकिन वो सरफेस तक नहीं पहुंच रही, यानी कि वो फ्री फॉल की कंडीशन में तो है लेकिन वो सरफेस पर पहुंच नहीं रही है। सरफेस पर पहुंचेंगी कब? वो जब पहुंचेंगी जब जो सैटेलाइट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वी था ना, सॉरी v0 था, यानी उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कम हो जाए, यानी उस पे जो ग्रेविटी लग रही है उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाए तो वो क्या होगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक है, अब ऐसे हम बोलते हैं कि कोई भी पक्षी या कोई भी बॉल वगैरह को हम स्पेस में छोड़ दें तो क्या होगा, किसी भी पक्षी या किसी भी बॉल को हम स्पेस में छोड़ दें तो क्या होगा, तो वो भी एक सैटेलाइट की तरह पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगी और क्या होगा, कुछ नहीं। जो स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट होते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट होते हैं, वो
वो कभी कभार आप सुनते होंगे कि वो स्पेस वॉक पे जाते हैं, तो वो क्या है, एक सैटेलाइट की तरह वेव करने लगते हैं, यानी वो भी घूमने लगते हैं। स्पेस वॉक पे जो जाता है वो भी घूमने लगता है। ठीक है, ये हो गया सैटेलाइट के बारे में। अब सैटेलाइट सैटेलाइट से तो शायद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। सैटेलाइट होती क्या है, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये सब चीजें होगी। ठीक है, चलो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी कि नया चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकाश की। प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स। प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स क्या होती है? प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लेंस के अपवर्तन, परावर्तन और जो भी ग्लासेस हैं यानी मिरर्स हैं उनके सबकी स्टडी हम किस में करते हैं? प्रकाश की भी। यानी जो भी प्रकाश से रिलेटेड लॉस है और जिस लॉस है और प्रकाश का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? प्रकाश की में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले प्रकाश के प्रकाश के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया हमें कि जो प्रकाश है जो प्रकाश है उसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि इसे मतलब वायु की या कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे शाम को चलने के लिए होती है, इसे नहीं होती है। यानी कि ये निर्वात में भी चल सकता है। ये हमें किसने बताया? हमें ये मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, अब इसका परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, अच्छा ठीक है, ये प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। इसकी वजह से प्रकाश में क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्शन, मतलब अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। यानी कि इसमें अपवर्तन, परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अब हम देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, प्रकाश जब प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है, मतलब अनंत से आता हुआ या सूर्य से आता हुआ प्रकाश किसी सरफेस पर पड़ता है, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी कि ये ये सरफेस है, ये सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये सरफेस है। प्रकाश यहां आया और यहां से यहां लौट गया। प्रकाश यहां आया और यहां से यहां लौट गया, उसी सरफेस से लौटा। यानी प्रकाश प्रकाश क्या हुआ? उसी सरफेस से लौटा, तो ये क्या हुआ? उसका परावर्तन हो गया। यानी यहां से आया और यहां लौट गया, मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में लौट गया। किससे? सरफेस से टकरा के। ये क्या हो गया? उसका परावर्तन हो गया। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं हम? आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित
ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। इसे क्या बोलते हैं? अविलंब। इसे क्या बोलते हैं हम? अविलंब। यानी कि ये कौन सा कोण होगा? आपतित कोण। ये कौन सा कोण होगा? परावर्तित कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण होगा? आपतित कोण, ये होगा परावर्तित कोण। इन दोनों कोणों की जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो बराबर होता है। यानी कि जितनी जो आपतित कोण है वो आपतित किरण है, जो भी कोण से आती है उसी कोण से वो लौट जाती है। यानी इसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हम इसे आई माने, इसे आर माने, तो आई बराबर आर, और इनका माध्यम भी सेम ही होता है। यानी ये सेम सरफेस और सेम माध्यम से परावर्तित होती। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि हम कल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।